देश में ताबड़तोड़ ईडी और इनकम टैक्स के सीबीआई के छापे हो रहे हैं और ये छापे हो रहे हैं भ्रष्ट लोगों पर। देश की लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 के दिन, याद करिए, ये कहा था, खुले तौर पर कहा था कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। मोदी जी की ये चेतावनी थी। लोगों ने शायद इसको ठीक से नहीं लिया, लेकिन अब मोदी जी हैं, अपना कमिटमेंट तो पूरा करते ही हैं और इसीलिए सारी एजेंसियों को ये आदेश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में उन भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है। इसी कड़ी में इनकम टैक्स विभाग ने देश के अंदर लगभग 100 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मध्य प्रदेश में बाकायदा अशोक गहलोत सरकार में एक मंत्री, वो मिड डे मील उनकी फैक्ट्री में बनता था, मिड डे मील बनाने वाले राजेंद्र यादव और इनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़े तो पता चला कि मिड डे मील में किस तरह का घपला और घोटाला हुआ है। तो इनके रिश्तेदारों पर छापेमारी हुई। इसी तरह आपको बता दें, देश के 12 राज्यों में, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में ये छापेमारी की गई। इसमें मिड डे मील में जो अनियमितता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है और सरकार ने एक योजना बनाई है कि किसी एक बड़ी एजेंसी को इसका टेंडर दिया जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी ध्यान रखी जाए कि बच्चों को पोषण भी ठीक से मिले। लेकिन इसकी यदाकदा शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन स्थिति वहाँ और ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है जहाँ सरकार में बैठे हुए लोग ही उस ठेके को ले लें। इसी तरह का मामला आपने देखा था कि ये मामला झारखंड से आया था। झारखंड में खुद जो हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने ही एक पत्थर की खान को लीज पर ले लिया था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रूल का भी ये उल्लंघन है। और इसी तरह का मामला अब ये राजस्थान से आया है कि राजस्थान में जो राजेंद्र यादव हैं वो मंत्री हैं और उन्हीं के सहयोगी यानी रिश्तेदारों के जरिए ये इन्होंने मिड डे मील सप्लाई का ठेका ले लिया। अब इन पर और कार्रवाई भी होनी है। जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई हुई, ये राजस्थान में होगी कि नहीं ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स विभाग ने ये छापे मारकर जानकारी जुटाई है कि इसमें जो राजेंद्र यादव हैं इनका कितना हाथ है, कितने पैसे इन्होंने कमाए और जो रिश्तेदार हैं वो कहीं एक केवल फर्जीवाड़ा करने के लिए उनका नाम तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस सारे मामले में जो छापेमारी हुई, इसके अलावा सरकार के पास ये जानकारी थी कि कुछ फर्जी तरीके से राजनीतिक दल बनाकर, यानी एक्चुअल में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन कराया चुनाव आयोग में और उसके जरिए वो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करने का काम कर रहे थे। लोगों से रिश्वत के तौर पर लेने का, पैसे लेने का तरीका था कि आप हमारी पार्टी के फंड में वो चंदा दे दीजिए। अब वो कंपनी एग्जिस्ट कर, मतलब जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना तो चुनाव लड़ता है, ना वो कहीं सभाएं करता है, कोई उसके मेंबर नहीं है। 5, 7, 10 लोगों ने मिलकर के राजनीतिक दल नाम पर बनाकर चुनाव आयोग में रजिस्टर करा लिया और लगातार लोगों से वो पैसा ले रहे हैं। विदेशों से भी पैसा आ रहा है। ये सब चुनाव आयोग की नज़र में जब आया कि ना तो ये चुनाव लड़ते हैं, ना कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, ना कहीं ये सभाएं करते हैं और ना ये रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ये तय किया गया है कि यदि कोई एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति 20,000 से अधिक कोई पार्टी को चंदा देता है तो वो चेक से देना होगा या ऑनलाइन देना होगा और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। तो ये कंपनियां चंदा, ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिन लोगों ने बनाई, ये चंदा तो लगातार ले रही थी, लेकिन चुनाव आयोग को इसकी कोई खबर, कोई ब्यौरा वो जमा नहीं करा रही थी और इसीलिए चुनाव आयोग ने ये इनकम टैक्स विभाग को ऐसी लिस्ट सौंपी, ऐसी जो फर्जी राजनीतिक पार्टियां बनाकर लोगों से पैसा ले रहे थे। अब ये पैसा किस एवज में लिया जा रहा था, इसकी भी जांच होनी बाकी है कि इस तरह से 2 नंबर का धंधा, ये पैसे लेकर देश विरोधी एक्टिविटी करने में तो नहीं लगे थे। ये सब देखते हुए जो हुआ, और इसी में शराब घोटाले को लेकर भी छत्तीसगढ़ में छापेमारी हुई। वहाँ शराब घोटाले में लोगों का नाम आ रहा था, ऐसे उद्योगों का नाम आ रहा था और आपने पिछले दिनों देखा कि दिल्ली में भी शराब घोटाले को लेकर इस तरह की छापेमारी हुई। दिल्ली में एक स्वतंत्र थिंक टैंक माना जाता है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR,
अब ये सीपीआर जो है ये अपने आप में यूँ तो माना जाता है कि ये जो है एक थिंक टैंक है, अब ये एक अपना विचार रखते हैं, कुछ लेख लिखते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन असली इनका काम है देश विरोधी एजेंडा चलाना, और एजेंडा चलाने से ही नज़र में आ रहे थे। इसलिए ये जो है पूरी एक टीम पर नज़र पड़ी कि इनको लोग फंडिंग कर रहे हैं, विदेशों तक से पैसा आ रहा है, आखिरकार ये पैसा इनको आ क्यों रहा है। ये एक नैरेटिव विशेष तरह का चलाते हैं देश विरोधी। और इसमें आपको बता दें जो इसकी संस्था की हेड हैं, ये जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, इसकी हेड हैं वो जेएनयू की प्रोफेसर हैं मीनाक्षी गोपीनाथ, और वो श्री राम लेडी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। उनके यहाँ छापेमारी हुई और ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि ये जो थिंक टैंक के नाम पर लोगों को जोड़ा गया था, संस्था बना रखी थी, आखिरकार इनके पीछे कौन है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है और इनका मकसद क्या है। यूँ तो मकसद हम सबको पता ही है कि जेएनयू किस तरह से देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोगों के साथ खड़ा होता है और एक नैरेटिव चलाने का काम करता है, ट्विटर के जरिए, न्यूज़ चैनलों के जरिए, अपने आर्टिकल के जरिए। ये एक तरह का विशेष तरह का एक अभियान चलाते हैं, लोगों को माइंड सेट करते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं, कम्युनिस्टों को सपोर्ट करते हैं, और अब तो खुल करके कांग्रेस के सपोर्ट में आ गए हैं, और अब कुछ पार्टियां और मिल गई हैं, और सबका मकसद एक हो गया है कि किसी तरह 2024 में मोदी को सत्ता में वापसी नहीं आने देना, क्योंकि इनको लगता है कि यदि मोदी सरकार 2024 में वापसी करती है तो चीन कभी भी भारत में घुसपैठ नहीं कर पाएगा, चीन कभी भी भारत को अपना आर्थिक गुलाम नहीं बना पाएगा। जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश, इस देशों में कर्जा दे करके उनको ब्लैकमेल करने में सफलता प्राप्त कर ली है, इस तरह से वो चाहता था कि भारत में भी अपना वो एक्सपोर्ट बढ़ाकर और भारत के उद्योग धंधों को प्रभावित करे, यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं और सुई से लेके टैंक तक हम चीन पर निर्भर हो जाएं। लेकिन मोदी जी हैं कि वो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाए हुए हैं और उन्होंने तय किया है कि अब फाइटर प्लेन से लेकर शिप तक हम खुद अपना बनाएंगे। इसी से ये चीन बौखलाया हुआ है और उसने अपनी टीम बी को एक्टिव किया है और इस तरह के लोगों को वो चंदा देता है, फंडिंग करता है और उसके लिए वो अपनी कंपनियों का इस्तेमाल करता है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा चीन की कुछ कंपनियां जो मोबाइल या टेलीविज़न बनाने वाली थी, उनके ऊपर भी रेड हुई थी और पता ये चला था कि वो टैक्स नहीं दे रहे थे भारत में, लेकिन हाँ वो कुछ राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और उस चंदे में ये खुलासा हुआ था कि ऐसी कुछ राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं देश के अंदर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको ना तो चुनाव लड़ने से कुछ मतलब है, ना उनको विधायक बनना है, ना सांसद बनना है, केवल एक राजनीतिक पार्टी के नाम पर एक खाता खोल लिया गया और उसमें वो पैसा लिया जा रहा है, डोनेशन लिया जा रहा है और इस सब घपले घोटाले की एवज में नैरेटिव सेट किया जा रहा है चीन के लिए, चीन के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। और इसीलिए हमने देखा कि वो यदा कदा मोदी सरकार को घेरते हैं, अडानी अंबानी पर हमला करते हैं। राहुल गांधी के हमने बयान देखे होंगे, राहुल गांधी के जितने भाषण आप देख लीजिए उसमें वो हमेशा एक बात जरूर टारगेट करते हैं, वो कहते हैं अडानी और अंबानी को देश बेच दिया। आखिरकार सवाल यह है कि ये देश के उद्योगपति हैं, अडानी हो, अंबानी हो या बिरला हो, ये हमारे देश के उद्योगपति हैं। यदि ये देश में बिजनेस करते हैं तो इससे हमें परेशानी क्या हो सकती है। ये हमारे देश के व्यापारी हैं, ये कितना भी पैसा कमाएंगे ये देश में लाएंगे, देश का नाम भी होगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई चीन की कंपनी भारत में आकर मोबाइल फ़ोन बनाती है, मोबाइल फ़ोन बेचती है, वो कोई भी अपना प्रोफेशन यहाँ करती है, चुनती है, उससे हमारे देश को फ़ायदा नहीं, बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि हमारे देश का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा वो चीन में पहुँच जाएगा और इससे चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी की बात करने वाले राहुल गांधी इस देश के उद्योगपतियों का हमेशा विरोध करते हैं, उसके पीछे का एजेंडा अब खुलकर सामने आ रहा है और वो चीन का नैरेटिव चला रहे हैं, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत के उद्योग धंधे बंद हो जाएं। तो इसीलिए
कुछ शेल कंपनियां बनाई गई जिसके जरिए पैसे की हेराफेरी हो रही थी। उस पर पिछले दिनों हमारे देश की जो एजेंसियां हैं उन्होंने कार्रवाई की। इसी तरह हमने देखा कि अब इन्होंने राजनीतिक दल भी फर्जी बना रखे हैं, उनके माध्यम से भी घपला घोटाला किया जा रहा था, जिस पर यह बड़ा प्रहार ये इनकम टैक्स विभाग का हुआ है। अगले आने वाले दिनों में आपको ऐसे बड़े नाम खुलासे में सुनने को मिलेंगे कि जो लोग बड़े सफ़ेद पोस्ट ऊपर से दिखाई देते थे, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई रिटायर्ड जज है, लेकिन वो किस तरह से इस तरह के काम में लिप्त थे, चीन के फेवर में माहौल बनाने में लगे हुए थे, उनका खुलासा अब ये होने वाला है। वंदे मातरम।